हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुरुक्षेत्र मैगज़ीन का एनालिसिस। नवंबर 2020 की ये मैगज़ीन है, इंग्लिश भाषा में मैगज़ीन ये है मेरे पास। और ख़ास बात ये है कि इसके अंदर 76 पेज हैं, इसीलिए मैगज़ीन को आने में थोड़ी देर लग गई। और भी बहुत से कारण थे। मैगज़ीन जो है मार्केट में 15 नवंबर तक अवेलेबल हो पाई। तो और इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल लिखी हुई है, तो उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आई। बट अब मैगज़ीन आपके सामने पेश है और आपको इसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ठीक है, तो 76 पेजों की मैगज़ीन है। और आपको ये तो पता ही है कि ये मैगज़ीन आती है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। तो इस मैगज़ीन का जो टॉपिक था वो था एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। अच्छा, इस पूरी मैगज़ीन में इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर जिक्र किया गया है। साथ में ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में, तो अगर आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं तो कर लीजिए। 30 रुपये की मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए तो नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके। तो तो मैगज़ीन के बारे में अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो मैगज़ीन का इन्होंने जो आपका कवर रखा है वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। तो इसका सीधा मतलब ये है कि मैगज़ीन के अंदर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इंडिया का जो यूथ है, जो युवा लोग हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसको बनाना है हमें जॉब क्रिएटर। गौर फरमाइए, वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। जॉब क्रिएटर, ना कि जॉब सीकर। जॉब सीकर हमें नहीं रखना है, जैसे युवा होता है कि सरकारी नौकरी मिले, जॉब ढूंढता रहता है, तो उस तरह की चीज़ें नहीं क्रिएट करनी है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप। खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करे और साथ में ही दूसरों को भी नौकरी दे। इस तरह का हमें यहाँ पर माहौल क्रिएट करना है। तो यही पूरी मैगज़ीन का जो है वो कोर है कि जो यूथ है उसे बनाना है जॉब क्रिएटर, ना कि जॉब सीकर। साथ ही आपको एक परिभाषा याद होनी चाहिए। देखिए, इस मैगज़ीन के अंदर एक चीज़ है जो कि हर एडिटोरियल के अंदर दी हुई है, वो ये है कि आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर आपको समझना है तो आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। एक, 15 से लेकर के 59 ईयर तक का एज ग्रुप। ठीक, ये जो एज ग्रुप है ये युवा होता है और यहाँ से अपना जीवन शुरू करके यहाँ पर जीवन ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम वर्किंग पॉपुलेशन। और इसके जो 15 से नीचे वाली पॉपुलेशन है, 59 से ऊपर वाली पॉपुलेशन है, ये होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ये किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं, ये लोग वर्क नहीं करते। तो हमारे पास जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो होती है 15 ईयर से लेकर के 59 ईयर तक की। अगर ये वर्किंग पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है डिपेंडेंट पॉपुलेशन से, तब हम कहते हैं कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो ज़्यादा है। यानी हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी लेबर की कमी हमारे पास नहीं है। ये है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आती है। चलिए नीचे चलते हैं फिर। ओके, ये आपका प्रीफेस वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, इस एडिटोरियल को यहाँ पर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने बताया कि मैगज़ीन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, वो जब हम थोरली डिस्कस करेंगे चीज़ों को तो ही डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए पहले आर्टिकल की तरफ आइए। इसका जो हेडिंग है वो ये है कि नेशन मार्चिंग फ्रॉम एंटरप्राइज टू सेल्फ रिलायंस। आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है इसलिए नहीं कि इसमें कुछ खास बातें लिखी हुई हैं, इसलिए क्योंकि ये आर्टिकल लिखा है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर अपने आप। ये वाला जो आपका ये चीज़ें लिखी हुई हैं ये हमको नहीं पढ़नी, क्योंकि ये एज इट इज़ एडिटोरियल से उठा करके रखी गई हैं। इन चीज़ों को हम एडिटोरियल के अंदर थोरली डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं कि आर्टिकल के अंदर जो है वो क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक बात तो आपको ये पता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, 2014 में आए थे, ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू, तब से लेकर के ये स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आए। ये सब आपने सुनना शुरू किया। ठीक है, प्रधानमंत्री के नाम से बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर लॉन्च की गई, स्टार्टअप्स को लेकर के, स्टैंड अप इंडिया को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी का विज़न भी है कि इंडिया को बनाना है दुनिया की स्किल कैपिटल। ठीक है, यानी कि जो दुनिया में लोग जाएं वो इंडिया से जाएं, इंडिया फेमस हो कि इंडिया में हर एक यूथ के पास कुछ ना कुछ स्किल है। ठीक है, इस चीज़ को हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। बट इंडिपेंडेंस के 7 डिकेड्स यानी कि लगभग 70 साल हो गए हमें इंडिपेंडेंस लिए हुए। और जो नेशन की नीड है, जितना इस देश को ज़रूरत है एंटरप्रेन्योर्स की, स्किल डेवलपमेंट की, वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, लैक है, उनकी कमी है। यानी कि यूथ जो है वो स्किल नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही देखा 2014-15 में जब आए कि भाई यूथ जो है वो उतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, स्किल नहीं है उसके पास,
तो हमें जो है यहाँ पर लानी चाहिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने ये पॉलिसी लॉन्च की। ठीक, तो पॉलिसी के अंदर कहना क्या चाहते थे, करना क्या चाहते थे, उन्होंने कहा कि यूथ को स्किल देनी है। स्किल देने के लिए जो भी चैलेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे इस पॉलिसी के थ्रू। इन दिस डायरेक्शन का मतलब है कि स्किल डेवलपमेंट में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उन सब की फाउंडेशन यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर डाली गई। आज नेशन इज़ टेकिंग रैपिड स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस के क्षेत्र में बताया जा रहा है कि इंडिया जो है आज रैपिड जो है बहुत ही तेज़ी से इस सेल्फ रिलायंस इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। इंडिया में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट एजेंडाज भी चल रहे हैं। ठीक, हालांकि यहाँ पर लिखा है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ये कोरोना वायरस के समय पर लाया गया था, बट ये लगभग 6 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। जब मोदी जी आए थे तभी से ही ये कॉन्सेप्ट लागू हो गया था, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि हाँ, एक ना एक दिन तो मैं स्किल इंडिया या फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया का कॉन्सेप्ट लॉन्च करूँगा। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया हैज़ अ लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल। अच्छा, ये इस लाइन का सीधा मतलब ये है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का हाई है। वर्किंग पॉपुलेशन होने का मतलब ये है कि 15 से लेकर के 59 ईयर तक के नौजवान हमारे पास बहुत हैं जो वर्क करते हैं। दिस शोज दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड इज़ इंडियाज़ फेवर। डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के फेवर में है, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं कि वर्किंग पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर आर मोर देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन, तो ये डेफिनेशन यहाँ पर हो गई आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड की। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 ने ये पॉइंट आउट किया कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है अपने एक पीक पर होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग वर्किंग एज में होंगे 2041 तक, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ही कम होगी। व्हेन द शेयर ऑफ वर्किंग पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 59 इज एक्सपेक्टेड टू रीच 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये थोड़ी और बात लिख दी इन्होंने। इन्होंने कहा है कि अगर हम 20 से लेकर के 59 ईयर तक के एज को देखें तो जितने भी लोग वर्किंग पॉपुलेशन में होंगे उनका 59% ये लोग ही कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इतनी छोटी चीज़ भी नहीं देखनी, बस आपको पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बेसिकली होता क्या है। ओके, देखिए, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर किसी कंट्री का अच्छा है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा है, तो क्या क्या फ़ायदे होंगे कंट्री को। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड फेवर करता है कंट्री को तो उसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। क्यों भाई, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, लेबर की कोई कमी नहीं होगी। द ग्रोथ रेट पिक्स अप, ग्रोथ भी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल मीजर्स टू रीप द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का और किस तरीके से फ़ायदा लिया जा सके, उसके लिए प्रधानमंत्री का विज़न यहाँ पर उनकी लीडरशिप में बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए जा चुके हैं। अच्छा, इसका फोकस क्या है, फोकस ऑफ दिस मीजर इज़ ऑन द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज़ वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन को आज की नीड के हिसाब से उनकी स्किल को उभारना है। The government has set up National Skill Development Corporation to provide skill-related training to 500 million individuals by 2020। तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यहाँ पर सेटअप किया गया था, किस लिए, 500 मिलियन को इंडिविजुअल्स को 2022 तक स्किल देनी है, स्किल ट्रेनिंग देनी है। तो ये चीज़ यूज़ कीजिए अपने एसे राइटिंग में। ओके, इसके अलावा ये प्रमोट करता है प्राइवेट सेक्टर को इन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बिसाइड प्रोवाइडिंग फंड फॉर देम। तो फंड तो उनको देता ही देता है, साथ ही ये भी कहता है कि प्राइवेट सेक्टर को भी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने ही चलाने हैं। ठीक है, इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर इंडिया के फेवर में है एंड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, we will become the largest resource base on skill worked in various field in the entire world in the next 2 or 3 decades। 2050 तक हम दुनिया की वर्ल्ड स्किल कैपिटल बन जाएंगे। ये कहने का मतलब यहाँ पर इस जो लाइन ये मैंने पढ़ी, इसका ये मतलब यहाँ पर है, यानी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर इंडिया के अंदर ही होंगे। ठीक है जी, देखिए बहुत अच्छा पहरा यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर इज़ नो डाउट दैट स्किल एंड नॉलेज आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपको किसी कंट्री का सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट उभारना है तो स्किल दीजिए या फिर नॉलेज दीजिए। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं।
इफ़ स्किल्ड यूथ आर अवेलेबल इन द कंट्री देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर रिसोर्सेज फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो उसमें से आपको लेबर तो बहुत ही भारी मात्रा में मिल रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, यानी कि ह्यूमन लेबर की कोई भी कमी नहीं है। दिस विल बूस्ट द प्रोडक्टिविटी। सेवरल इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल वर्कर। क्या है, जैसे कोई कंपनी है, वहाँ पर स्किल वर्कर की ज़रूरत है, ज़रूरत को हम कहते हैं इंग्लिश में डिमांड, उनकी डिमांड है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है, यानी लोगों के पास उस काम को करने के लिए स्किल नहीं है। तो उस गैप को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर चलाई हुई हैं। अच्छा, जैसे एक स्कीम यहाँ पर आई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, कब से लेकर के पढ़ रहे हैं इसको बताइए। हैज़ प्रूव्ड अ माइल स्टोन इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये बहुत ही अच्छी स्कीम यहाँ पर बताई गई। थ्रू दिस स्कीम द यूथ आर प्रोवाइडेड विद शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री रिलेवेंट स्कीम। जैसे किसी इंडस्ट्री में आपको एक पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको वो जो स्किल है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी। According to local markets requirement, vocational training is also imparted to illiterate, neoliberals and school dropout youth through 233 public education institute operating in the country। तो जो लोग हैं जो स्कूल से निकल जाते हैं या फिर नए हैं जो अनपढ़ लोग हैं, उनको भी यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू स्किल प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि वो व्यावसायिक जीवन अपना अच्छे से शुरू कर सकें। तो ये सब विज़न है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। ठीक, अब ये थोड़ा सा डाटा, इतना डाटा याद नहीं रखना, डाटा को हम इग्नोर करते हुए चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ फ्रॉम द बिगिनिंग अ पर्सपेक्टिव लुक ऑन स्टार्टअप। तो ये मैंने आपको बताया कि जब से मोदी जी हैं स्टार्टअप की बात शुरू हो गई है, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया कैंपेन शुरू किया। गौर फरमाइए 2016 में स्टार्टअप इंडिया कैंपेन शुरू किया गया था। इंडिया का जो यूथ है उसको जॉब क्रिएटर बनाना है, ना कि जॉब सीकर बनाना है। ये बात भी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी। इफ़ अ स्टार्टअप एम्प्लॉयज़ ओनली 5%, इट विल ऑल्सो बी अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन। तो अगर एक स्टार्टअप है उसमें सिर्फ 5 ही लोग हैं ना, तो भी वो नेशन में कुछ सर्विस दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहकर के स्टार्टअप इंडिया कैंपेन 2016 में शुरू किया था। ड्यू टू आवर पॉलिसी ऑफ एनकरेजिंग स्टार्टअप एंड प्रोटेक्टिंग दैम इन द इन्फेंसी, स्टार्टअप्स इन द कंट्री हैव स्टार्ट रैपिडली इन द पास्ट ईयर। देखिए 1995 में हमारे पास इंटरनेट आना शुरू हुआ था, तब से लेकर के स्टार्टअप्स का बूस्टिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से है। यानी 1995 में जब इंडिया में इंटरनेट की जो है शुरुआत हुई, तब से लेकर के अब तक स्टार्टअप्स की जो संख्या है उसमें काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अच्छा, इन 2019 हैज़ चेंज इट्स डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इट। नाउ अ स्टार्टअप विल बी ट्रीटेड एज अ स्टार्टअप फॉर 10 ईयर्स आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंटिन्यू टू। अच्छा, 2019 में हमने स्टार्टअप की जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया, ठीक है, स्टार्टअप की डेफिनेशन को 2019 में चेंज किया। इसके हिसाब से एक स्टार्टअप वो है जो कि अपने एस्टेब्लिशमेंट होने के 10 साल तक काम करता रहता है और लगातार बेनिफिट देता रहे। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गई स्टार्टअप की नई डेफिनेशन। इसके बाद अगर मैं डाटा देखूं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का, तो 31 दिसंबर 2019 तक 26,804 स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हुए हैं। 3,06,000 जो युवा हैं उनको रोज़गार दिया गया है। 24,800 से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जिनमें ऑन एन एवरेज 12 पीपल वर्क करते हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है, इसको सीड फंडिंग कहते हैं, ये प्रोवाइड की जाती है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी में 10,000 करोड़ रुपए का ये फंड है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये पॉइंट यहाँ पर आपके पॉइंट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, ये आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना। ये देखिए इम्पोर्टेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ ऑल्सो लॉन्च एन आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग यानी असीम पोर्टल। अच्छा, इस वर्ड मैपिंग से ही यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि इस पोर्टल पर क्या होगा। इस पोर्टल पर स्किल वर्कर्स का डाटा होगा। आपको कोई भी स्किल वर्कर चाहिए तो आप यहाँ पर पोर्टल पर ढूंढ सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रियल टाइम डाटा यहाँ पर आपको दिया जाएगा।
ठीक है, आपको चाहिए एक मोटरसाइकिल जैसे बाइक होती है उसकी सर्विस करने वाला कोई स्किल वर्कर फोर्स, तो यहाँ पर आपको वो डाटा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिजिटल स्किल भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इस तरह की ही स्किल सीखें कि हैंडलूम वगैरह में क्या होता है, डिजिटल स्किल भी ज़रूर है। कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में या क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने लॉन्च किया है एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आईबीएम के साथ मिलकर के जून 2020 में। किस लिए? ताकि जो स्किल डेवलपमेंट है उसको डिजिटल स्किल से भी लिंक किया जा सके। तो अब एक नया टर्म डिजिटल स्किल भी आप न्यूज़ में सुनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें यहाँ पर सिखाने की बात होगी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट स्कीम लॉन्च हुई, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान। ये इम्प्लीमेंट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रमोट क्या करेगा? यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये प्रमोट करेगा। इसके द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, मेंटोरिंग दी जाएगी और अदर सपोर्ट दिए जाएंगे एक एंटरप्राइजेस को सेटिंग करने के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये इम्प्लीमेंट पायलट बेसिस पर हुई है, अभी 10 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में ही इसको लागू किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर चालू किए हैं नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। 2016 में इन अवार्ड्स को देना शुरू किया ताकि लोग अच्छे से अच्छा करें, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी कंपटीशन बढ़े। द अवार्ड एम्स टू एनकरेज द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंस्पिरेटेड द यूथ। तो नए जो यूथ हैं उनको इंस्पायर करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप्स को स्पिरिट उनको मतलब मोटिवेशन करने के लिए बेसिकली अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन सेवरल मीजर्स टू एनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो इनके लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर इनको एनकरेज करने के लिए, स्टार्टअप्स को बिगिन करने के लिए वुमेन को भी एनकरेज करना है। टुगेदर विद द GIZ, ये एक जर्मन इंस्टीट्यूशन है, इसके साथ मिलकर के एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स एंड वुमेन स्टार्टअप्स को यहाँ पर किया जाएगा एम्पावरमेंट। ठीक है, तो जर्मन की ये इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पर हम इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान। तो ये अभी राजस्थान, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में ये पायलट बेसिस पर यहाँ पर लागू किया गया है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है लोन फैसिलिटीज़ टू एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप एंड प्रमोटिंग बिजनेस थ्रू वेरियस स्कीम्स। तो लोन फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। फिर प्रायर सेक्टर लैंडिंग के अंदर भी इनके लिए नॉर्म्स रखे गए हैं, वो सब हम पूरी मैगजीन में जानेंगे। इट हैज़ आल्सो इंक्लूडेड दैट द स्टैंड अप इंडिया स्कीम एलोंग विद द मुद्रा स्कीम। तो मुद्रा स्कीम आपको पता है कि 3 तरह के लोन देती है। किशोर तरुण वाले जो लोन हैं वो दिए जाते हैं। स्टैंड अप स्कीम के साथ मिलकर के ये वर्क किया जा रहा है। ठीक है जी, एग्रीकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुई, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर के अंदर आएँ। एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स इंडिया में बहुत बड़े नहीं हैं, हालांकि और हैं, जैसे 197 कम्युनिकेशन है, ओला और टाइप के हैं, ये सब हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हैं। उन्होंने 3 जो लॉज हैं वो पास किए हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर इन पार्लियामेंट में, उनके बारे में भी यहाँ पर एक खास आर्टिकल है, उसको भी देखेंगे। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं ये फार्मर्स की इनकम को सुधारने के लिए, 2022 तक उसको डबल करने के लिए, और उनको फ्रीडम भी यहाँ पर होगी कि वो अपना प्रोडक्ट APMC मंडी से बाहर अब बेच सकें। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हम इसी के अंदर पढ़ लेंगे, तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो नए स्टार्टअप्स खुलें, एंटरप्राइजेज़ खुलें इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारे पास यूनिकॉर्न्स कम हैं। यूनिकॉर्न्स होते हैं जिनकी जो वैल्यूएशन होती है वो $1 बिलियन से ऊपर होती है। जैसे बायजू ऐप है आपका, बायजू जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसकी वैल्यूएशन कैप 1 बिलियन से ऊपर है, तो हम उसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। उस तरह के स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंडिया के पास नहीं है। अच्छा, स्टार्टअप खोले जा सकते हैं वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में, कोल्ड स्टोरेज के क्षेत्र में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। और अब तो यहाँ पर इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट में भी संशोधन कर दिए गए हैं, यानी कि जो स्टोरेज है वो किया जा सकता है, और स्टोरेज के क्षेत्र में एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी लॉन्च किया 1 लाख करोड़ का। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो, उसका लिंक नीचे है, उसको पढ़िए। ठीक है, यहाँ से इसको इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हमने आपको बताया कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हमें खोलनी है। 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हमें एस्टेब्लिश करनी है।
ड्यू टू सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इन इंडिया, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट होंगी इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ 10,000 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत अभियान में दिए गए माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को। विद दिस अमाउंट 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज आर सपोर्टेड विद द ग्लोबल रीच, और उनको कहा गया है कि वोकल फॉर लोकल के लिए आपको कमिटमेंट करनी है। इतनी सी बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये वाला जो फंड है ये बेनिफिट करेगा एंटरप्रेन्योर्स को हु वांट टू मेक देयर एंटरप्राइजेस कंफर्म टू द स्टैंडर्ड ऑफ FSSAI और दे वांट टू एस्टेब्लिश देयर ओन ब्रांड्स। तो अगर कोई स्टार्टअप है वो अब आपकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंफर्म कराना चाहता है, अपना ब्रांड खोलना चाहता है, तो उनके लिए यहाँ पर पूरी हेल्प की जाएगी। और राइट, अच्छा, कुछ स्टेट्स ने भी अपनी स्कीम चलाई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक ने टोमेटो है, चिलीज़ आंध्र प्रदेश में काफ़ी अच्छी मात्रा में होती हैं, फिर ऑरेंजेस हैं, इन सबको भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। ए प्रोविज़न फॉर ₹5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं ऑपरेशन ग्रीन के अंदर। ऑपरेशन ग्रीन क्या है? TOP, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, ये तीन जो बेसिक आप कह सकते हैं वेजिटेबल्स होती हैं, उनको यहाँ पर बचाना है, उनके प्राइस फ्लक्चुएशन कम हो, उन चीज़ों को ध्यान रखना है, फूड इन्फ्लेशन इन फील्ड्स में ना हो, उसके लिए ऑपरेशन ग्रीन यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर 500 करोड़ रुपए इसके लिए भी दिए गए हैं। ओके, आत्मनिर्भर भारत पैकेज टू हेल्प इन कोल्ड स्टोरेज, यानी कि अब कोल्ड स्टोरेज वगैरह यहाँ पर बनाएं और इनकी जो होर्डिंग है वो भी यहाँ पर हो सके। ओके, फिर ये देखिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या करना है, मतलब पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ ना हो, जैसे ऑर्गेनिक होता है ना सामान, उस तरीके के क्षेत्र में भी कुछ करना है। तो उसमें भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स उन क्षेत्रों में भी लाए जा सकते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक चीज़ों को उगाना सिखाते हैं। इसकी इंक्रीजिंग डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में। यंगस्टर्स कैन मेड ए करियर इन दिस फील्ड थ्रू स्टार्टअप्स। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड has assisted in the cultivation of medicinal plant in the area of 2.25 lakh hectare to promote herbal and medicinal plant cultivated under the आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने भी आपका 2 लाख हेक्टेयर पर जो हर्बल और मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनको उगाने का बीड़ा यहाँ पर उठाया है। अच्छा, अगले 2 सालों में हर्बल फार्मिंग मतलब ऐसे पौधे उगाने हैं जो कि औषधीय प्रकृति के हों, ठीक है, ये आपका कवर कर लेगा 10 लाख हेक्टेयर का एरिया, जो कि अभी 2 लाख हेक्टेयर का है। इसमें हमें 4,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर आउटले दिखेगा। इट विल रिजल्ट इन द आउटकम ऑफ 5,000 करोड़ टू फार्मर। ओके, इनकम फार्मर्स को जाएगी 5,000 करोड़, तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड विल डेवलप ए कॉरिडोर इन एन एरिया ऑफ 800 हेक्टेयर ऑन द गंगा बैंक्स टू कल्टिवेटिंग मेडिसिनल प्लांट। अब इतना ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही इसके अंदर आपको काफ़ी है। अच्छा जी, ओके, इस पैरे को भी छोड़िए, यहाँ ये देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये एक पाथ ब्रेकिंग स्टेप था इस एरिया में, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह स्टार्टअप वगैरह में 10 लाख यूथ रिसीव कर चुके हैं ट्रेनिंग इन द कंट्री फ्रॉम DDU-GKY, यानी आपकी ये वाली योजना ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसके अंदर 6 लाख ट्रेंड यूथ हैव गॉट द एम्प्लॉयमेंट, यानी 10 लाख को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई, उसमें से 6.5 लाख ने नौकरी भी हासिल कर ली है। टिल ओनली ए जनरेशन एगो द यूथ कंसिडर्ड गवर्नमेंट जॉब इज़ द ओनली एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन। तो पहले ऐसे ही लगता था, इनके हिसाब से पहले ऐसे ही लगता था कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से ये स्कीम आई है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तब से ऐसा सब खत्म हो गया। अब जो युवा है वो बढ़ चढ़ के भाग लेता है ट्रेनिंग जो है इन चीज़ों में। ओके, अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ऐसे पॉइंट निकलता है कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको जो है लॉन्च की है। इन्होंने रिलीज़ किया है ₹1200 करोड़ फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन रूरल एरियाज़ इन 2018 एंड 19 के अंदर 1200 करोड़ रुपए यहाँ पर इस मिनिस्ट्री ने खर्च किए हैं ट्रेनिंग देने के लिए इस योजना के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, गौर से देखिए, ठीक है। एक ये स्कीम लॉन्च हुई 2016 के अंदर, स्कीम का नाम था स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम।
ये लॉन्च हुआ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द दीन दयाल अंत्योदय ग्रामीण नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो ये स्कीम लॉन्च हुई है DAYNRLM के अंदर, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इट कैन बी कॉल्ड एन इफेक्टिव एफर्ट टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए इन द विलेज लेवल एंड डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट। पॉवर्टी एलिमिनेट करनी है फ्रॉम द विलेजेस इज द गोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर विजन। द स्कीम हैज़ यील्ड सिग्निफिकेंट रिजल्ट। तो यहाँ से 4 पॉइंट आपके लिए निकल आए कि किस योजना के अंदर लॉन्च की गई है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की गई है, और साथ ही में कब लॉन्च की गई थी। ठीक है। सेटिंग अप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स इन रूरल एरिया हैज़ बीन कन्फ्रंटिंग 3 मेजर प्रॉब्लम्स। 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पर रूरल एरिया के अंदर आती हैं एक स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योर्स को सेट करने के लिए। पहली है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं होता रूरल एरिया के अंदर। दूसरी, इनिशियल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, मतलब अगर पैसा डूब गया तो आपको चिंता ना हो कि हाँ मैं बर्बाद हो गया, ठीक है, यानी कि कोई पीछे सहारा देने के लिए होना चाहिए। फिर गाइडेंस भी नहीं होती कि करना क्या है। तो इसके लिए इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर ये लाया गया था SVEP, द स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। और इसके तहत हम इन 3 प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे। किस तरीके से? द स्कीम हैज़ ऑल्सो yielded excellent results in social inclusion according to the mid-term review of SBEP conducted by Quality Council of India in September 2019। ये देखिए 82% of this scheme's entrepreneurs belonging to scheduled caste, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो मतलब हम जो पिछड़े लोग हैं उनको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस स्कीम के तहत ये पता चला कि लगभग 80% जो इस स्कीम में हिस्सेदार हैं वो लोग बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं, यानी कि हम सोशल जो है एस्पेक्ट को यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया कि ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत। अंडर दिस प्रोग्राम 75% ऑफ द एंटरप्राइजेज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय वुमेन। ये देखिए, ठीक है, यानी कि वुमेंस भी यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में, मतलब 75%, 3/4 यहाँ पर वुमेंस एंटरप्राइजेज खुले हैं। ये एक अच्छा कदम है वुमेन एंटरप्राइजेज को मोटिवेशन करने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए। द स्टडी हैज़ ऑल्सो रिवील्ड दैट 57% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टोटल फैमिली इनकम इज ऑब्टेन्ड थ्रू SBEP ऑपरेशंस। तो इस स्कीम के तहत लगभग 60% एंटरप्रेन्योर्स के जो घर हैं वो यहाँ पर चलते हैं इस स्कीम से। और राइट, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोविड-19 पेंडेमिक आया, सब हिल गया। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरत हुई वोकल फॉर लोकल की, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब खत्म हो गए थे। इस क्षेत्र में ये जो स्कीम है आपकी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने, इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया। और जो SVEP स्कीम है उसने भी यहाँ पर खूब सारा साथ दिया। मास्क बनाए इन लोगों ने, सैनिटाइज़र वगैरह दिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का यही जो है वो वर्क मेनली होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये सब डाटा ये ज़्यादा हो जाएगा कुछ, इनको हमें नहीं पढ़ना। ये देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड इट्स रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये इन्होंने एक नई चीज़ लॉन्च की, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब इस इंस्टीट्यूट के अंदर स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। कंडक्टेड ए वाइल्ड रेंज ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द विलेजेस। तो ये यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट लॉन्च किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, इनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। ठीक है जी, तो बेसिक क्या है इसमें, 23 लीड बैंक्स को यहाँ पर लिया गया, जिनमें कि सबसे ज़्यादा मात्रा में अमाउंट जमा होता है। उन बैंक से कहा गया है कि आपको ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने हैं विलेज लेवल पर, और वहाँ पर लोगों को स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताना है और लोन देने में उनकी मदद करनी है। तो ये काम दिया गया है बैंक्स को। इसके बारे में पूरा आर्टिकल है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, ये कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिखा गया है पैसेज, इसमें दिखा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड स्टार्टअप्स आर द कोर ऑफ रिसॉल्व द सेल्फ रिलायंस अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान ऐसे पूरा नहीं होगा जब तक कि हम एंटरप्रेन्योरशिप्स को बढ़ावा नहीं देंगे, स्किल को बढ़ावा नहीं देंगे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ओके, ओके, तो बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर इतनी ज़्यादा काम की नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल में ये पूरे चैप्टर्स लिखे गए हैं।
तो यहाँ पर अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो ये सब दोबारा रिपीट होंगी, ठीक है, हम तब डिस्कस करेंगे। द ऑथर जो है वो आपके पता ही है कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने आर्टिकल लिखा था, ठीक है। अच्छा, दूसरे आर्टिकल की तरफ अगर हम आएँ तो देखिए क्या लिखा हुआ है। इस आर्टिकल का जो हेडिंग है वो ये है कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो इनोवेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है देखिए, ये जो इंट्रोडक्टरी पैसेज है इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर कभी कमी नहीं रही थिंकर्स की, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, इनोवेटर्स की, फिलोसफर्स की, आर्टिस्ट की। अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, रामानुजम जी को, सीवी रमन को, नोबेल पीस प्राइज़ भी हम लोगों को मिले हैं, नोबेल प्राइज़ भी हम इकोनॉमी तक के क्षेत्र में लाए हैं, ठीक है। बट कमी किस चीज़ की रही? कमी इस चीज़ की रही कि कभी हम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम प्रोवाइड नहीं करा पाए, ठीक है। मतलब इन लोगों ने जो कुछ किया वो इंडिविजुअल बेसिस पर किया। अब हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमें एक इकोसिस्टम चाहिए, वो इकोसिस्टम इंडिया के पास नहीं है, उसको सॉर्ट आउट करना है। किस तरीके से करोगे, वही चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर दी गई हैं। ये भी बताया गया है कि जो इंडिया का यूथ है वो बाहर जाता है वर्क करने के लिए, जैसे गूगल में सुंदर पिचई गूगल के सीईओ वो भी इंडियन है। तो अगर ये इंडिया में वर्क करते तो इनोवेटर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम, अगर इंडिया के अंदर इकोसिस्टम होता तो ये लोग बाहर नहीं जाते और इन बड़ी कंपनियों में काम करने से अच्छा होता वो अपना कुछ नया स्टार्टअप शुरू करते और इतना बड़ा स्टार्टअप करते कि इंडिया को जो वर्ल्ड लेवल पर ला करके खड़ा कर सकें, ठीक है। ये वाला आपको पैसेज नहीं पढ़ना, ओके। ये देखिए, रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट are indeed transforming the world, giving rise to the new technologies and business innovations at a dizzying pace। कहा गया ये है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में आ जाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। अभी तो हम सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं, साधारण स्किल की बात कर रहे हैं, हैंडलूम वगैरह की। डिजिटल स्किल की बात अभी हमने करनी शुरू की है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, और साथ में प्रोटोटाइपिंग, मैन्युफैक्चरिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तक का यूज़ यहाँ पर हम कैसे सिखाएंगे बताइए, ठीक। साथ में आ जाता है आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ये होता है आपका मोबाइल या लैपटॉप के जरिए आपकी फसल की पूरी जानकारी। हेल्थ केयर के क्षेत्र में किस तरीके से वर्क होगा, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में क्या वर्क होगा, बिग डाटा एनालिटिक्स का क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब डिजिटल स्किल है। इनमें अगर यूथ को इम्प्रूव करना है तो एक बड़ा इकोसिस्टम ज़रूरी है, ऐसे इसमें कोई काम नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो कोविड-19 आया, पूरी जो पृथ्वी है वो हिल गई, शेकन नेशंस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। 140 कंट्रीज से अफेक्टेड हुई और बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर आई। वर्ड्स फाइनेस्ट साइंटिस्ट, हेल्थ केयर्स एंड बायोटेक रिसर्चर्स, इन सभी ने मिलकर के यहाँ पर मदद की, ठीक है। तो ये सब साथ में आई। इस तरह का इकोसिस्टम इंडिया के अंदर भी प्रोवाइड होना चाहिए था, ओके। तो यहाँ पर यही लिखा है इन्होंने कि कोविड-19 आया और दुनिया में ये सब काम हुए। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए? इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये वाला पैसेज है, ये वाला पैसेज। क्या लिखा हुआ है इस पैसेज के अंदर? इंडिया के अंदर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। दीज इंक्लूड कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। पहले तो कोविड-19 को कंट्रोल कीजिए। देखिए, नवंबर में आते आते लगा था कि कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी ये फिर से पीक की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है। फिर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, डेंस एरियाज़ हो गए हैं पॉपुलेशन के, ओके। और साथ में यहाँ पर एडिक्वेट हॉस्पिटल्स की भी कमी है, हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स नहीं है, डॉक्टर्स का रेशियो ठीक नहीं है टू द पेशेंट्स, एंड ए हाईली माइग्रेंट वर्कफोर्स भी बहुत ज़्यादा है। माइग्रेंट पॉपुलेशन नॉट नेशनली ओनली, इंटरनेशनली ऑल्सो, हुआ डेली वेज अर्नर्स, ये लोग डेली वेज पर काम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, सॉल्यूशंस के अंदर क्या कर सकते हैं? देखिए, सॉल्यूशंस में गवर्नमेंट को ग्रेट सपोर्ट देना होगा। ग्रेट गवर्नमेंट सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, मतलब सपोर्ट गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से इनको प्रोवाइड करना है, ओके। इंडिया अब आप ये देखें, ये जो मैं पैसेज छोड़ रहा हूँ ना, इन पैसेजेस में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ वही कि कोविड-19 ने
इम्पैक्ट किया है लाइव्स को, ठीक है। तो हम लिंक करके चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत यहाँ पर है, क्योंकि हमें इंडिया को बनाना है जॉब क्रिएटर, ना कि जॉब सीकर। ये हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर था। एंड सेंट्रल टू दिस इज़ द नीड फॉर एन एक्सटेंसिव कोलेबोरेशन बिटवीन कोऑपरेशन इंडस्ट्रीज, एकेडमिया एंड गवर्नमेंट एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स एंड सेंटर। तो हर एक लेवल पर काम होना चाहिए। और बेसिक फंडा यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन करें सर्विसेज का, नीचे से लोग यहाँ पर सर्विसेज बनाएं, स्कीम्स बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें सेंटर, ना कि उनको इम्प्लीमेंट करें विलेज लेवल पर, ठीक है। तो ये सब काम यहाँ पर होंगे। जो तो ये लाइन आप थोड़ी याद रखिए, ठीक है। जहाँ पर भी स्टार्टअप्स की बात आए, इस लाइन को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेट अस एग्जामिन द 5 पिलर्स थ्रू द लेंस ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स। कौन से 5 पिलर्स की बात यहाँ पर हो रही है? तो ये 5 पिलर्स वही हैं जो कि गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किए थे। 5 पिलर्स में पहला था इकोनॉमी, दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर था सिस्टम, फिर था डेमोग्राफी, फिर था डिमांड, ठीक है। तो ये 5 पिलर यहाँ पर थे। इनके अंदर किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स अपना योगदान दे सकते हैं, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला देखते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड आत्मनिर्भर भारत का एक पिलर था, और इसमें यही अब बताया गया है कि हमारी जो 65% कंट्री की पॉपुलेशन है, वो है 35 साल से नीचे की। अंडर द एज 35 ईयर्स ऑफ एज, मोर देन 1.4 मिलियन स्कूल्स एंड 10,000 इंजीनियर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये कि हमारे पास स्कूल्स काफ़ी हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस काफ़ी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी हैं, और डेमोग्राफिक डिविडेंड भी काफ़ी हाई है इंडिया का, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। तो it is imperative that we enable the channelization of this youthful energy towards nation building activities by focusing on developing vocational, technical, and managerial skills while fostering a cultural of innovation and entrepreneurship at the school, university and industry level। तो कहने का मतलब यही है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का हाई है और वो बढ़ता ही जा रहा है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा होती चली जा रही है। यानी अब उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जो कि वर्क करे आत्मनिर्भर भारत की तरफ। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फंडा यही यहाँ पर कहता है। उसके लिए इंडिया में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अटल इन टिंकरिंग लैब्स बनाई गई हैं। ये आपकी सिर्फ स्किल को ही बढ़ावा नहीं देंगी, ये डिजिटल स्किल को भी बढ़ावा देंगी। डिजिटल स्किल में आ जाता है AR VR टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, बिग डाटा एनालिटिक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, दूसरे पिलर की बात करूँ तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ऐसा तो है नहीं कि आप स्किल को बढ़ाते रहेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? 715 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 400 सिटी, फिर 6 लाख विलेजेस हैं। इन सब में अगर स्टार्टअप्स वर्क भी करेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा योगदान यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम इस क्षेत्र में कर क्या रहे हैं? इस क्षेत्र में हम कर रहे हैं इस स्मार्ट विलेजेस हमने यहाँ पर बनाए हैं। स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाए थे हम लोग, उसको यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज़ के अंदर स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, इन सब के क्षेत्र में हमें स्टार्टअप्स की ज़रूरत है जो कि नए नए इनोवेशंस यहाँ पर लाएँ। क्या होगा? सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अपने आप अगर अच्छा एक स्मार्ट सिटी बनानी है तो उसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए। पर उसके क्षेत्र में अगर स्टार्टअप नहीं होगा तो इनोवेशन कहाँ से आएगा, ठीक है। ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और आ जाता है आपका डिजिटल हाईवेज़। इस तरह के हाईवेज़ क्रिएट करने हैं, ठीक है। अगर मैं तीसरे पिलर की बात करूँ तो तीसरा पिलर है डिमांड। 2 पिलर हो गए आपके, कौन से हो गए? डेमोग्राफिक डिविडेंड और इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा पिलर है डिमांड। डिमांड भी एक परफेक्ट, इंडिया हैज़ द परफेक्ट एनवायरनमेंट। 1.3 बिलियन पीपल हैं इंडिया के अंदर, यूथफुल पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो डिमांड है वो बहुत ही कम है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि किसी स्किल वर्कफोर्स की डिमांड है, हमारे पास उसको प्रोवाइड कराने के लिए उस तरह की स्किल नहीं है। हालांकि डिमांड की पूर्ति हम कर सकते हैं, बट स्किल नहीं है, उस स्किल को प्रोवाइड करना है, डिमांड अपने आप पूरी हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। किस तरीके से पूरी? देखिए,
ओके, अगले पिलर की तरफ ही चलते हैं। द पिलर ऑफ डिमांड प्रेजेंट्स एन अनप्रेसिडेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेक इन इंडिया इन एवरी इंडस्ट्री। तो ये जो डिमांड वाला पिलर था, मेक इन इंडिया में भी हेल्प करेगा। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चैलेंजेस लॉन्च्ड बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज़। तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी लॉन्च किए गए हैं। चैलेंजेस ये वो वाले चैलेंजेस नहीं हैं। चैलेंजेस का मतलब होता है कि कंपटीशन के थ्रू यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, जैसे अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, कवच चैलेंज, बायोटेक चैलेंज, यानी कि लोग आएँ और इसमें अपने जो सॉल्यूशंस हैं चीज़ों को सुधारने के इनोवेटिव सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड करें। इस तरह के चैलेंजेस यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, All right. The recent announcements of private sector and participation for innovation in the space and defense sector। तो डिफेंस और स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। Up a flood of new opportunities for the MSME industry. Any solution developed for 1.3 billion people can also be possible solution for the approximately 7। तो अगर हम 1.3 बिलियन लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो यही है कि पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। रिसेंटली लॉन्च हुआ है भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ मतलब मीटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर और अटल इनोवेशन मिशन ने साथ मिल करके, और ये एक वेलकम स्टेप है। ये आइडेंटिफाई करेगा, क्रिएट करेगा वर्ल्ड क्लास ऐप डेट कैन बी यूज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐप्स को, जो एप्लीकेशंस होती हैं जो मोबाइल सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर उनके ऊपर इनोवेटिव आइडियाज़ आएँ, उसको तैयार करेगा भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर विद अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट पिलर की बात करूं तो वो पिलर है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ज़रूरी है। द बेस्ट मल्टीनेशनल्स ऑफ द वर्ल्ड आर लेवरेजिंग इंडियन टैलेंट एंड रशिंग टू सेटअप लार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब्स इन इंडिया। तो दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आने की पूरी चाह है। गवर्नमेंट ने एफडीआई भी छोड़ रखी है कि ऑटोमेटिक रूप से आप आ सकते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ज़रूरी नहीं है। कैटलाइजिंग दिस स्टुपेंडियस पोटेंशियल आर अफोर्डेबल एक्सेसिबल एडवांसमेंट IR, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 टेक्नोलॉजीज़ है, 3D प्रिंटिंग है। देखिए, इन सब का मतलब ये है कि डिजिटल स्किल की तरफ भी बढ़ावा देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सब का यही मतलब है कि डिजिटल स्किल की तरफ यहाँ पर बढ़ावा देना है। 3D प्रिंटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, AR VR है, बायोटेक है, कोग्निटिव कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इन सब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है, स्टार्टअप्स को इसमें बढ़ावा देना है। एग्रीकल्चर का क्षेत्र था ना जिस तरीके से, उसी तरह का क्षेत्र डिजिटल स्किल का भी है। अच्छा, फाइनल पिलर आ जाता है सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ तो अपने आप ही बढ़ेगा। 22% ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो हमारी 22% जो पॉपुलेशन है वो आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। 44% ऑफ इट्स इकोनॉमी वो अभी भी एग्रीकल्चर बेस है। तो और साथ में ही ओनली अ मेयर ऑफ 30% ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडिया नीड टू एंश्योर अ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो अब बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन की। अटल इनोवेशन मिशन टू एड्रेस द एवब चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस इन 5 पिलर्स को पूरा करने में आने वाले हैं। द इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। अटल इनोवेशन मिशन के तहत इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स को बूस्ट किया जाएगा। अच्छा, टू बार्ड दिस एंड AIM has taken a holistic approach to ensure creation of a problem solving innovative mindset in school and creating an ecosystem of entrepreneurs in। तो देखिए, ये जो एम मिशन है नीति आयोग का, इसका बेसिक मकसद क्या है? जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहीं से ही जो स्टार्टअप की शुरुआत की जाए। लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पर ही बताया जाए कि स्टार्टअप क्या होता है, और एज अ जॉब क्रिएटर उनको यूनिवर्सिटीज़ से निकाला जाए। ठीक है, ये इसका मिशन है। अच्छा, किस तरीके से करोगे? तो अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई हैं स्कूल लेवल पर। ठीक है, स्कूल लेवल पर बनाई गई हैं अटल टिंकरिंग लैब्स। इसमें क्या होगा? लैब्स के अंदर आपके उपकरण रखे जाएंगे, आपके जो इनोवेटिव आइडियाज़
के थ्रू जो भी इंस्ट्रूमेंट बने हैं उन सबको यहाँ पर रखा जाएगा। जो स्कूल के जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको लाया जाएगा लैब के अंदर, वो लोग उन उपकरणों को देखेंगे, उनका उनमें इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हो सकता है कि वो कुछ नया इजाद कर पाएँ, वो इनोवेशन के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाएँ। ये मकसद है अटल टिंकरिंग लैब का। और इस तरह की लैब्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हैं, मुझे लगता है इन्होंने डाटा दिया होगा। तो देखिए बेसिकली कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए ये चीज़ यहाँ पर लाई गई है। लैब के अंदर 3D प्रिंटर्स रखे जाएंगे, रोबोटिक्स रखा जाएगा ताकि बच्चों को अच्छा लगे, देखते हुए उन्हें लगे कि हाँ मैं भी इसके क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ। तो इस तरह के 5,000 से ज़्यादा ऑपरेशनल्स यहाँ पर हैं अटल टिंकरिंग लैब्स, यानी 5,000 से ज़्यादा लैब्स हम लोग खोल चुके हैं। दूसरा आते हैं अटल इंक्यूबेटर्स। ये खोले जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंडस्ट्री लेवल्स के लिए। अच्छा जी, इसके तहत क्या होने वाला है, इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। देखिए इंक्यूबेटर्स का जो बेसिकली मकसद होता है वो ये होता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेशंस, ईटीसी जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे आपका टीसीएस वगैरह है, ये सब आते हैं स्टूडेंट्स को बताते हैं स्टार्टअप्स क्या होता है, उनका इंटरेस्ट जगाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और यूनिवर्सिटी लेवल पर ही इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए इनको कहा गया है अटल इंक्यूबेटर्स। तो यहाँ पर 102 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद चलाया गया अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, यानी कि गांव-गांव जाकर के लोगों को बताना है कि क्या होते हैं टियर 2 और टियर 3 सिटी के अंदर जाकर के बताना है कि अटल इनोवेशन मिशन का जो मेन मकसद है वो क्या है। फिर अटल न्यू इंडिया चैलेंज भी लॉन्च किया गया है, प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशंस विद नेशनल इम्पैक्ट। ठीक है, तो इस तरह के चैलेंजेस भी लॉन्च किए जाते हैं। साथ ही अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज एराइज टू स्टिमुलेट एमएसएमई इंडस्ट्री एंड इनोवेशन। तो एमएसएमई के क्षेत्र में इनोवेशन और इंडस्ट्रीज़ में स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए एराइज प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। साथ ही में मेंटोर ऑफ चेंज प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो ये जो शुरू किया गया, to enable all the initiatives to succeed, AIM has launched one of the largest mentor engagement and management program, Mentor India, the Mentors of Change. The to date AIM has over 10,000 प्लस रजिस्ट्रेशंस नेशन वाइड। और ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आइडिया ये है कि माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं या रूरल फाइनेंस हैं, उन स्कीम्स के थ्रू इनोवेशंस को बढ़ावा देना है, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है। इस तरह का प्रोग्राम था मेंटोर फॉर चेंजेस प्रोग्राम। और राइट, तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और ये कंक्लूडेड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 4 लाइनें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। ये हेल्प करता है इंडिया की टू इग्नाइट द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर स्पिरिट टू न्यू इंडिया टू by focusing on strengthening the above pillars which will ensure an unprecedented wave of length डिज़र्व्ड ग्रोथ etc। तो ये आपको एक बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके लिखना होता है। ठीक है, ओके।